यूपीएससी हिंदी वर्ग चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपकी करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास लेके आया हूँ। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से, और इसमें 70% हम मेंस को कवर करेंगे और 30% हम इसमें प्रीलिम्स को कवर करने वाले हैं 2027 के एग्जाम के लिए। और ये सीरीज 3 चलने वाली है यूट्यूब पर आपकी टिल एग्जाम डेट तक। एंड मैं आपको बता दूँ कि इससे आपको मेंस के 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होते हुए दिखाई देंगे। और इसकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगी, और जो भी जानकारी आपको चाहिए उसकी मैंने ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताया है कि ये क्लास क्यों जरूरी है और आपको कैसे करना है। अब मैंने इसको कैसे कवर कराया है, कैसे कैसे मैं इसके सोर्सेस ढूंढता हूँ, कैसे उसको तैयार करता हूँ, उसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है। आप उस क्लास को जाके देख सकते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को पूरे अच्छे तरीके से कवर करता हूँ कि उसमें कुछ भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ना छूटे। तो देखो, मैं बिना समय गवाए हुए यहाँ से अब स्टार्ट करता हूँ। आपकी फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ थी अभी की कि WMCC की 35वीं बैठक हुई, बीजिंग में संपन्न हुई। भारत चीन सीमा प्रबंधन और सहयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। न्यूज़ वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस वगैरह के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि करंट में था। आपको नॉलेज होना चाहिए कि अभी इंडिया में चल क्या रहा है और इंडिया किस किस से बात कर रहा है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना नहीं है, बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। और इसमें थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब WMCC क्या है? वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। तो आप समझ होंगे नाम से ही कि इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर ही अफेयर्स है। ठीक है, इस पर हम बातचीत करते हैं। 35वीं बैठक हुई है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया सुजीत घोष ने। ये नाम जैसे इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन अब यूपीएस से कुछ पूछ सकता है, लेकिन नाम ऐसे याद नहीं कर सकते आप। हजारों न्यूज़ आएंगी, हजारों नाम आप याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तो हाउ यांकी, शायद यही बोलते होंगे या हो बोलते होंगे, कुछ भी आप समझ लेना जैसे। ठीक है, नाम इंपोर्टेंट नहीं है, बेसिक पढ़ते जाते हैं। दोनों देशों ने इंडिया चाइना के बॉर्डर सिचुएशन की समीक्षा की। बस अच्छी बात है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये देखो, अच्छी बात है जो चलती ही रहती है। मतलब अब भारत भूटान की बात होगी तो व्यापार पर बात करेंगे हम, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये आप इसको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो। ठीक है, दोनों पक्षों ने माना है कि सीमा क्षेत्र में इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस के सामान्यीकरण में मदद मिली है। ठीक है, 5वां चलो, चर्चा के प्रमुख विषय क्या थे, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट और आप जैसे सही में एग्जाम देने वाले हो, तो इस चीज़ की जानकारी आपको होना चाहिए। किस किस बात हुई है WMCC की बैठक में? तो बाउंड्री डिलिमिटेशन भी हो, सीमा निर्धारण की सीमा कहाँ से है, लेकिन अभी भी पूर्ण का इस पर सफलता नहीं मिली है। चाइना अलग मानता है, हम अलग मानते हैं, लेकिन कभी एक एवरेज हम मान के चलते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म बिल्डिंग, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन। ठीक है, सीमा पार समन्वय। भारत ने एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म ELM ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स की शीघ्र बैठक आयोजित करने पर जोर दिया है। एक्सपर्ट्स बैठेंगे, जो ट्रांस बॉर्डर जो रिवर्स है उन पर बात करेंगे। पानी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, ऊर्जा को लेकर कई मुद्दों पर बात होगी। अब दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से नियमित संवाद जारी रखने की सहमति व्यक्त की है। अच्छी बात है, इंपोर्टेंट है। 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव SI टॉक्स में हुई सहमतियों की क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई। कुछ ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। फिल्म्स के लिए इंपोर्टेंट क्या है? WMCC जो मैकेनिज्म जो बनाया गया है, कब बनाया गया? 2012 में स्थापित किया गया था। किसके लिए किया गया है? इंडिया चाइना बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए एक डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म है। डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म क्या होता है? ये होती है एक आपसी साझेदारी, एक रणनीतिक साझेदारी और एक आपसी साझेदारी की बैठ के बात करते हैं हम किसी मुद्दे पर, वो ज्वलंत मुद्दा हो, कोई हम एक दूसरे के विरुद्ध हों, एक दूसरे के तर्क हमारे एक दूसरे के विरुद्ध हों, तब भी हम साथ में बैठ के बात करते हैं और उसका हल निकालते हैं कि जो भी समस्या सामने हमारे खड़े होते हैं। सेकेंड है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स SI टॉक्स, किसी को बोलते हैं? तो इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चंस के राजनीतिक समाधान हेतु, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये किसके लिए? ये बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे रखना है, फेंसिंग कैसे करनी है, सीमा पार जो समन्वय है उसको कैसे चलाना है, ये WMCC। और स्पेशल टॉक्स क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं बाउंड्री क्वेश्चंस के राजनीतिक पॉलिटिकल समाधान है, जो पॉलिटिक्स चलती रहती है। थर्ड है ट्रांस बॉर्डर रिवर्स, जो चाइना और इंडिया दोनों रखती हैं। फर्स्ट है ब्रह्मपुत्र, सेकंड है सतलुज। दोनों ऑप्शंस में आपको 2026 के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आया था नदियों से रिलेटेड। ठीक है, दोनों ऑप्शंस में थी। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हुए थे कि यूपीएससी के पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया था। सेकंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में
डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए तो वो बड़ी बात मत समझना, कोई सरप्राइज मत होना, आ सकता है। और इसका यूज कर सकते हो तो आप कर ही लोगे, क्योंकि जिसने फर्स्ट क्लास ली है वो यूज करना 20% तो सीख गया होगा कि हमको पॉइंट्स को कैसे यूज करना है आंसर्स में, ठीक है। अब ऊर्जा सुरक्षा पे क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी बनेंगे, इसमें से आप पॉइंट उठा के वहां पे डाल सकते हो। एक सुझाव के तौर पे समाधान को, जब समाधान का सेक्शन आएगा और समस्याओं का आएगा तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ क्लासेस के थ्रू मैं आपका यूपीएससी मेंस 2027 की 50 to 60% तैयारी करवा दूंगा। ये कंटेंट आपके 50 to 60% आपका एग्जाम में लिखने के काम आएगा, जो मैं आपको क्लासेस के थ्रू देने वाला हूँ। ये क्लासेस लास्ट 2027 के मेंस तक फ्री रहेंगी बिल्कुल, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब है क्या न्यूज बोल क्या रही है, न्यूज बोल रही है ऊर्जा, भारत की ऊर्जा नीति की प्रमुख समस्या क्या है। ऊर्जा क्षेत्र यानी बिजली, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, यही एनर्जी सेक्टर में ये सभी आते हैं। प्रॉब्लम क्या है और संस्थागत विखंडन क्या है। समस्या है, प्रमुख है संस्थागत विखंडन। संस्थागत विखंडन एक बहुत अच्छा वर्ड है, इस कीवर्ड का यूज आप अलग से लिख लीजिए, नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आप इन कीवर्ड्स को अलग लिखते जाइए। अगर आप सेकंड क्लास ले रहे हो या फर्स्ट टाइम ले रहे हो, आज से आप अगर आप इनको कंटिन्यू लेने वाले हो इन क्लासेस को, तो एक नोट्स बनाओ, उसमें लिखो इंपोर्टेंट कीवर्ड्स। तो ऐसे डाला करो संस्थागत विखंडन और उसका मतलब लिख लिया करो। संस्थागत विखंडन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे क्या होता है आपस में समन्वय नहीं बनता है। तो अगर आप ऊर्जा सेक्टर की समस्याओं में लिखोगे तो आप उसमें फर्स्ट है संस्थागत विखंडन। अब आप ऐसे कीवर्ड्स का यूज करते हो तो यूपीएससी जो एग्जामिनर है वो भी सोचता है कि एक जनरल आंसर नहीं है, एक स्पेसिफिक आंसर है, एक स्पेशल आंसर है, ठीक है। इसका वजन होता है इस आंसर में। अब ऊर्जा क्षेत्र कई मंत्रालयों में बटा है, सभी को पता है, आप सभी को ना पता हो तो आपको बता दूं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अलग है, कोयला मंत्रालय अलग है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अलग है, विद्युत मंत्रालय अलग है, परमाणु ऊर्जा विभाग अलग है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये प्रॉब्लम भी है, ये अच्छी चीज भी है और प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या होती है, पांचों सेक्टर हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं और बहुत ज्यादा संबंध रखते हैं, क्योंकि ऊर्जा सेक्टर है तो एक ही चीज। तो आपसी समन्वय में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सभी का मैकेनिज्म अलग अलग होता है, सभी के अधिकारी अलग अलग होते हैं, सभी का तंत्र अलग अलग होता है, जिससे जो आपस में समन्वय होता है कि अगर इनको जरूरत होती है कि आज हमको इस चीज की जरूरत है, तो हो सकता है कि आज वो काम हो ही नहीं पाए, क्योंकि वो जो चीज थी वो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। तो परिणाम क्या होता है, नीति समन्वय की कमी, पॉलिसीज एक सिंगल पॉलिसी नहीं बन पाती है, संसाधनों का दोहराव। कोयला मंत्रालय बोला है कि हमको जरूरत है इस चीज की, सेम पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय बोल दिया कि इस चीज की जरूरत हमको है। सिंगल कोई चीज है, सिंगल कोई फोर्स और दोनों इसको यूज करने को बोल रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे कंफ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में, ठीक है, निर्णय लेने में विलंब होता है। लेकिन जो बहुत अच्छा तरीका सुझाया है, जो आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, वो है एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय, इंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री का प्रस्ताव। हम क्या कर सकते हैं, हम एक पांचों वाला के एक इंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री बना सकते हैं। और उसमें क्या होगा, सर काम तो अलग अलग है, मैकेनिज्म भी अलग अलग है, तो एक के अंदर कैसे कर सकते हैं। मैकेनिज्म एक ही चलता रहेगा, बस एक बॉडी होगी जो गवर्निंग बॉडी होगी। गवर्निंग बॉडी यानी इनको चलाने वाली बॉडी होगी, उसके ऊपर भी एक गवर्निंग बॉडी हो जाएगी, यानी ये 5 हैं, इनके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी हो जाएगी जो फैसले लेगी, और उन फैसलों को मानने के लिए ये पांचों मंत्रालय बाध्य होंगे। इससे होगा क्या, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी नीति बनाती है, तो मान लो गैस मंत्रालय को कोई नीति बनानी है, वो इसके पास गया, ऊपर वाले के पास, जिसको एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय बोलते हैं, उसने उससे बोला कि सर ये ऐसा कर सकते हैं। अगर उसको ठीक लगेगा कि हाँ ये पांचों के हित में है और ये हमारे भारत के विकास में सहायक है, तो वो इस नीति को पांचों पे लागू कर देगा, ठीक है। अब लेख में सुझाव क्या क्या दिए गए जो आर्टिकल में, कि कोयला, पेट्रोलियम, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत को मिला के एक एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय बना दो। इससे क्या क्या होगा, फायदे क्या क्या होंगे। अब देखो, एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, थोड़ा आईक्यू लेवल भी अच्छा होना चाहिए। अब मैंने बोला कि बिल्कुल ही खराब होना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी खराब हो ये अच्छी बात नहीं है। सिंपल सी चीज समझो, अभी जो प्रॉब्लम है उसको हमने यहाँ पे खत्म किया है, तो हमको लाभ क्या होंगे, लाभ भी तो हमको यही होंगे जो अभी प्रॉब्लम्स हो रही है। सिंपल सी चीज है, जो प्रॉब्लम्स थी अगर उनका हमने कोई एक सॉल्यूशन निकाल दिया है, तो सॉल्यूशन क्या है, इसके लाभ क्या होंगे, कि जो चीजें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, वो सही होने लगेंगी। यानी समन्वित नीति निर्माण होगा, बेहतर संसाधन उपयोग होगा, ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी आएगी। जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी वहां पर सॉल्यूशन बन गया। तो
नोट्स को लंबा मत खींचिए। जब शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो, सिर्फ इसके नहीं, जब आप मेंस के लिए बनाते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो जरूरी है कि आप परिणाम भी लिख रहे, आप अभी क्या समस्याएं लिख रहे हो, फिर बोलते हो कि इनके समाधान क्या होना चाहिए। समाधान वही होते हैं जो प्रॉब्लम हो, उनको सॉल्यूशन दे दो, ये समाधान हो गए। नोट्स लंबा इसीलिए खिंचता है क्योंकि आप इन चीजों को माइंड का यूज ही नहीं करते। जो समस्याएं हैं, समाधान तो वही है ना। जैसे आज समस्या है कि आज भ्रष्टाचार है, अब भ्रष्टाचार को समाप्त कर दोगे तो प्रॉब्लम खत्म। कैसे समाप्त किया सकता है कि हम ऑनलाइन ज्यादा चीजों को ले जाएं, ठीक है। जैसे हमने डीबीटी यूज किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे क्या हुआ कि भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा कमी आई है, और सरकार की आपको ये एक अच्छी पहल माननी चाहिए। अब देखो थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी DERS का प्रस्ताव। अब एक सिंगल इंटीग्रेटेड एनर्जी मिनिस्ट्री बनेगी, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी, DERS का इसका भी प्रस्ताव रखा है। ये किसके अंडर आएगा, ये PMO के अंडर आएगा डायरेक्ट, कि खुद मोदी जी बैठेंगे और बात करेंगे इसके। कार्य क्या होगा, ऊर्जा नीति के समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन, संकट प्रबंधन, राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा रणनीति। ये सिंपल बातें नहीं है, ये पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। जो इंपोर्टेंट नहीं थे फर्स्ट न्यूज में मैंने बता दिया, इंपोर्टेंट नहीं है छोड़ दो, ये इंपोर्टेंट है पढ़ लो, ऐसा नहीं कि सभी को छोड़ रहे हो। फिर फोर्थ आता है DERS की भूमिका क्या होगी, क्या क्या काम करेगी। काम तो हमने यहाँ पे देख लिया, कार्य ये होंगे, इनकी भूमिका क्या होगी, कहाँ पे रोल निभाएंगे अच्छे रोल्स। तो होल ऑफ सिस्टम अप्रोच, यानी पूरे तंत्र को क्या करना है, पूरे तंत्र को एक साथ दृष्टिकोण में बांधना और एक साथ मैकेनिज्म में इसको बांधना है पूरा, कि पूरा इंटीग्रेटेड तरीके से काम करे ये चीजें। जैसे ऊर्जा, रक्षा, कृषि, उद्योग, परिवहन और पर्यावरण को जोड़कर नीति बनाना सभी को। ऐसा नहीं है कि एक उद्योग के लिए कोई रणनीति बनाई या कोई नीति बनाई है, वो किसके लिए नुकसानदायक हो, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो। सभी को फायदा मिले, सभी को लाभ हो, और सभी ऐसी नीतियां बनाई जाएं, ऐसी नीति बनाई जाए जो समावेशी एक ऐसा वर्ड है जिसका आपको यूज करना ही है। निबंध ले लो, आपका GS1 ले लो, GS2, GS3, GS4, सभी पेपर में कम से कम 4 से 5 बार समावेशी वर्ड का यूज आपको करना ही है। समावेशी हर चीज में लिख सकते हो आप, मिनिस्ट्रीज में, गरीबी में, बेरोजगारी में, हर चीज में। सेकंड है निवेश समन्वय, उत्पादन, संचरण, भंडारण और वितरण में निवेश का एक समन्वय, यानी जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, ठीक है। केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ाना इसका काम होगा, DRS की रोल। डेटा एवं सूचना मंत्र, सभी मिनिस्ट्रीज के डेटा रहेंगे तो डेटा को साथ में मिला के हमारे पास ज्यादा नॉलेज होगी, हम एक इफेक्टिव नीति निर्माण कर सकते हैं। ऊर्जा डेटा का एकीकृत प्लेटफॉर्म, वास्तविक समय, रियल टाइम निर्णय समर्थन, ठीक है। फोर्थ है अनुसंधान एवं नवाचार। वही बात है कि डेटा एक साथ होगा तो अनुसंधान और नवाचार आसान होंगे। तो स्वच्छ ऊर्जा तकनीक, बैटरी भंडारण, ऊर्जा दक्षता, समय आधारित मूल्य निर्धारण, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं मेंस के आंसर में, कि DRS के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया कि DRS पर चर्चा, इस पर विचार किया जाता है क्या, इसकी भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए, या नहीं आया तो आप खुद समाधान लिख सकते हो कि हम एक DRS की स्थापना कर सकते हैं जो कि ये रोल निभा देगा। नियामकीय समन्वय, यानी राज्यों और केंद्रों के विभिन्न नियामकों के बीच में तालमेल बिठा सकता है। ये समस्याएं क्या है, अभी समस्याएं क्या, अभी जो प्रॉब्लम है वो है मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी है, आपस में बात नहीं करते हैं तरीके से। ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता है। भू राजनीतिक जोखिम है। भू राजनीतिक जोखिम क्या होता है, अभी ओमान का क्राइसिस, आप ईरान का क्राइसिस देख रहे हो, USA का क्राइसिस देख रहे हो, अभी हमारे शिप पे अटैक हो गया था, ठीक है। वो किस काम से आ रहा था या जा रहा था, वही हमारे एनर्जी के लिए। ऊर्जा संक्रमण की चुनौतियां हैं, समाधान क्या है, एकीकृत ऊर्जा शासन व्यवस्था, जो बात की मैंने। DERS जैसी केंद्रीय समन्वय संस्था, रणनीतिक भंडार विस्तार, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा एवं भंडार सक्रिय निवेश, जो आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। एग्जैक्ट छाप देना अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। ये पूरा कंक्लूजन लिखा है, इसको छाप देना बिल्कुल। अब आर्टिकल में डायरेक्ट तो ये दोनों नहीं थे, इनडायरेक्टली दोनों का नाम दिया हुआ था। न्यूज में नाम है तो इंपोर्टेंट होता है, फिल्म के पर्सपेक्टिव से आपको इनको पढ़ना है, तो इसमें समझाने कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व के बारे में क्या पढ़ा हूँ, तो राजस्थान में है, अरावली पर्वतमाला में, ये चीज थोड़ी कुछ समझाना होता तो मैं आपको समझा देता, बाकी आप इसको खुद पढ़ोगे, ठीक है। तो प्रिंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट था प्रिंस ट्रैप था वो मैंने यहाँ पे एड ऑन करवा दिया है, ठीक है, उसको पढ़ लेना। GS2 के लिए एक इंपोर्टेंट आर्टिकल आया था
और डेटा आया था, पूरा डेटा भर के आया था उसमें, आर्टिकल बहुत बड़ा आर्टिकल था, उसको मैंने निकाला अच्छे से, उसको देखा। भारतीय कारागार सांख्यिकी स्टेटिस्टिकल 2024 का डेटा आया है, स्टेटिस्टिक्स का फैक्ट इंडिया का 2024। इंडिकेटर क्या लिखे और स्थिति क्या है अभी। कुल जेलों की संख्या, ये डेटा कभी यूज हो जाए तो कर लेना, नहीं यूज हो तो साइड में रख देना, पता होना चाहिए। सभी डेटा याद ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हाथ डेटा याद कर लिया करो जब मैं बोलूँ ना इन मैसेज। तो कुल जेलों की संख्या 1333 है, याद ना हो लगभग 1300 कर दो। कुल स्वीकृत क्षमता कितनी है, 4.53 लाख, जिसमें लोग आ सकते हैं। कुल कैदी कितने हैं अभी, 5.11 लाख प्लस, यानी हमारी जो जेल हैं, जो कारागार हैं, वो लिमिट से ज्यादा भरे हुए हैं, ओवर क्राउडेड हैं, ओवर क्राउडेड है। राष्ट्रीय कारागार अधिभोग दर, ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है, 112.7% पहुंच चुकी है। 100% होता है, इस 12% एक्स्ट्रा पहुंच गई। विचाराधीन कैदी अंडर ट्रायल्स, जिन पर ट्रायल्स चल रहे हैं, का हिस्सा कितना है, 72.6%, और जिनको सजा हो चुकी है वो कन्विक्ट्स कितने हैं, 26.6। प्रॉब्लम क्या हो गई समझ जाओ आप, अगर कुछ दिनों से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम है न्यायिक विलंब। अगर किसी ने लास्ट क्लास ली हो तो उसको पता होगा, इस वर्ड का यूज मैंने बहुत बार किया था, न्यायिक विलंब। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, न्यायिक विलंब। ठीक है, ऐसे लिख लेना इसको, यानी अगर इसको जुडिशियल डिले, जुडिशियल डिले बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसको आपको यूज करना है। अगर इससे क्वेश्चन आ जाए आपका, जुडिशरी से क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉब्लम्स है क्या, तो दो सित यानी केस ही चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन न्याय नहीं मिलता है माय लॉर्ड। जेलों में भीड़ भाड़ हो चुकी है, 2024 में अभियोग दर 112.7% रही, जो मैंने आपको बता दिया। स्वीकृत क्षमता इतनी है, ये वो है इतनी, सब कुछ खत्म। क्षमता में वृद्धि हुई है पर पर्याप्त नहीं है। हमने ऐसा नहीं कि क्षमता में वृद्धि नहीं की, यानी हमने जेल्स और बनाई हैं। 2015 और 2024 के बीच में जेल क्षमता में 24% की वृद्धि हुई है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि हमने काम किया भी है कि सरकारी प्रयास अभी हमारे ये चल भी रहे हैं। 2015-2024 तक हमने कितनी परसेंट वृद्धि की, 24% की वृद्धि की है। 2268 जेलों में विस्तार एवं नवीकरणीय कार्य किए गए हैं। इस अवधि में 120 से अधिक नई जेलों का निर्माण हुआ है। फिर भी भीड़ की समस्या है, क्यों? अभी अधिभोग दर कितनी थी, यानी ऑक्यूपेंसी रेट कितनी थी? अगर आप 2015 में देखो 98.1% थी, जो 112.7% हो गई, यानी तब भी अंदर से, लेकिन अंडर ट्रायल्स बढ़ गई। जैसे जैसे टाइम पड़ेगा अंडर ट्रायल्स और केसेस बढ़ेंगे। ठीक है, विचाराधीन कैदी सबसे बड़ी समस्या है कि अंडर ट्रायल्स वाले, यानी उन पर केस चल रहे हैं, वो सालों से चल रहे हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल। तो कुल कैदियों में 72.6% जो विचाराधीन कैदी हैं। ये डेटा याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल्स कैदी हैं बस। ठीक है, महिला कैदियों की स्थिति क्या है? कुल कैदियों में महिलाओं की हिस्सा 4.2% है, महिलाओं का हिस्सा। महिला जेलों की अधिभोग दर 122.9 है, यानी स्पेसिफिक क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो सेल, हाँ सेल बोलते हैं, जो सेल होते हैं ना, जेल होती है, जेल को सेल बोलते हैं। जो जेल होती है ना, अलग अलग रूम होते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग रखना पड़ता है, ऊपर से अलग रहती है, महिला अलग रहती है। तो अगर महिलाओं की स्पेसिफिक जो जेलें बनाई गई हैं, उनमें इनका भी ज़्यादा परसेंट है, यानी इनमें भी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। अब भीड़ भाड़ ज़्यादा है, एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि भीड़ ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? आपको पता है कि 122% तो महिलाएं ही ज़्यादा हैं और 112% के आसपास आपके पुरुष या ओवरऑल ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम क्या है? अंडर ट्रायल्स वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है कि 72.6% अंडर ट्रायल्स केसेस ही हैं जो यहाँ पे क्राउड को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब प्रमुख चिंताएं क्या है? जो संसदीय समिति है ना, अब संसदीय समिति नाम आ गया ना, इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। भीड़ भाड़ से क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होती है? स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होती है। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी? ज़्यादा भीड़ होती है तो आपस में लड़ना झगड़ना वगैरह, ये प्रॉब्लम्स। डॉक्टर्स कम हैं, जेल के अकॉर्डिंग लोग ज़्यादा हैं तो देरी में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। पुनर्वास कार्यक्रम कमजोर पड़ते हैं, लोग ही ज़्यादा हैं, उनको संभालना मुश्किल पड़ जाता है। हिंसा और तनाव पड़ता है, जो मैंने आपको बताया। जीवन स्तर खराब होता है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और लोग ज़्यादा हैं।
स्टाफ की भारी कमी है। कई राज्यों में जेल स्टाफ के 50% पद रिक्त हैं। कारण सबको पता है, भ्रष्टाचार है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं लिखोगे आप भ्रष्टाचार, प्रॉब्लम लिखोगे ये कमी है। दूर कर सकती है सरकार, लेकिन नहीं करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार, कर्नाटक में जाके देख लो, डिफरेंट पार्टी की सरकार है, प्रॉब्लम सेम। हिमाचल में देख लो, राजस्थान में जो केंद्र सरकार है वही उसी पार्टी की सरकार यहाँ पे है, हिमाचल में अलग है। अगर आप साउथ में जाके देख लोगे, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कुछ चीज़ों में अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी बहुत है। ठीक है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में 60% से अधिक पद खाली हैं, प्रॉब्लम तो है। और संसदीय समिति के सुझाव क्या है इसमें? नई राज्यों और बैरकों का निर्माण किया जाए, नए नए सेल्स बनाए जाएं, कैदियों का अन्य जिलों में स्थानांतरण किया जाए, कि यानी जेलों में इंटीग्रेशन ज़्यादा लाया जाए, कि जेलों में बराबर किया जाए। किसी जेल में अगर जगह है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वहाँ से जो ओवर क्राउडेड जेल हैं वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए कैदियों का। निःशुल्क कानूनी सहायता का विस्तार किया जाए, जिससे क्या होगा, जो अंडर ट्रायल्स लोग हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं, उनको लीगल सर्विस अगर दी गई तो केस जल्दी निपटेंगे। या तो सजा हो जाएगी तो डालो अंदर, या उनको बाहर कर दो। उच्च प्रशासन में मानव संसाधन बढ़ाना, लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु न्यायिक सुधार किए जाने चाहिए। ये सुझाव आप लिख सकते हो कि इसमें सुझाव क्या हो सकते हैं। तो संसदीय समिति ने नियमित निम्न सुझाव दिए हैं, पॉइंट्स लिख दो, कुछ नहीं लिखना। ये आंतर है आपका, आंतर रटा रटाया हुआ और बिल्कुल थाली में परोसा हुआ दे दिया मैंने आपको, अगर क्वेश्चन यहाँ पे आया तो। और लिखोगे क्या, ये कंक्लूजन ये लिख देना, खत्म। इसमें कीवर्ड डाले हैं बिल्कुल, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी, कानूनी सहायता, वैकल्पिक दंड व्यवस्था तथा कारागार अवसंरचना, 4 से 5 कीवर्ड डाले हुए कंक्लूजन अकेले में। अब आ जाओ, स्वास्थ्य संरक्षण और पोषण नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। मैंने लास्ट क्लास में भी एक आपका हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया था। मैंने देखा लास्ट 15 दिन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ अच्छे से। खुद के लिए पढ़ता था थोड़ा, इतना ध्यान से नहीं पढ़ता था। अब आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाने में और पढ़ने में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हेल्थ से पढ़ाया तो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं पर डे, कम से कम 2 दिन में एक आर्टिकल आ जाता है हेल्थ रिलेटेड। तो अगर हम 4 से 5 आर्टिकल ये अगर निकाल के रख लेना, तो स्वास्थ्य से जो क्वेश्चन आने वाला है GS2 के अंडर, वो क्वेश्चन से नहीं बचना है। मैं आपको 2026 के मेंस में क्वेश्चन दिखा दूंगा, यहीं से चेक कर लेना। अभी ज़्यादा नहीं, 2 महीने बाद मेंस से फिर दिखा दूंगा आपको। NFHS रिपोर्ट देती है, NFHS 6 रिपोर्ट देती है कि लगभग 30% भारतीय मोटापे से प्रभावित हैं। ओबेसिटी मैंने बताया था आपको। प्रॉब्लम क्या होती है, ब्लड शुगर बढ़ रही है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है इसकी वजह से। ठीक है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गुर्दा रोग। ठीक है, भारत की डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन समस्या क्या है? डबल बर्डन यानी दोहरी समस्या क्या है भारत में स्वास्थ्य पर? दोहरा बोझ क्या है? दोहरा बोझ ये है कि एक और तो लोगों में मोटापा बढ़ रहा है और एक और लोग आज भी कुपोषित, अल्प पोषण है, लोग में पोषण ही नहीं है। जो लोग मोटे हो रहे हैं उनमें भी प्रोटीन की कमी है। लेकिन मोटापा क्या हो, कैलोरी, खान पान व्यवस्था खराब है, और कुछ लोगों में खाने की कमी है, खाने के लिए है ही नहीं, इतना कमी है। ठीक है, अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन, ये ओवर न्यूट्रिशन यानी लोग कुछ मोटे हो रहे हैं, कुछ पतले हो रहे हैं, यानी कुछ कुपोषित हैं। प्रॉब्लम अगर ये है तो प्रॉब्लम ये भी है, और 50% ये प्रॉब्लम, समस्या बहुत बड़ी है ये, कि बीच में नहीं रह पा रहे हैं हम, स्लिम रह ही नहीं पा रहे, या तो मोटे हो जा रहे हैं या पतले हो जा रहे हैं। वही प्रॉब्लम आपकी भी होगी। ठीक है, अब NFHS 6 के अनुसार क्या बोल रहा है, 31% से अधिक बच्चे अभी भी अंडर वेट है, जितना वजन होना चाहिए उससे कम वजन है। 6 से 23 महीने आयु वर्ग के 80% से अधिक बच्चों को पर्याप्त आहार नहीं मिलता है। ये शर्म वाली बात होती है किसी भी देश के लिए, अगर ये डेटा निकल के आता है। 6 से लेके 23 माह, छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे, उनको पर्याप्त आहार मिलता, डाइट ही नहीं मिल रही है उनको। ठीक है, थर्ड, अगर आप देखोगे रोग स्वरूप बदल रहे हैं, बदलाव, ब्लड शुगर बहुत बढ़ रहा है, बच्चों में भी शुगर होने लगी है, हाइपरटेंशन होने लगी है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होती हैं, हृदय रोग होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होती हैं, और गुर्दा रोग यानी किडनी डिसीज होने लगी हैं। प्रॉब्लम क्या है, बदलती खाद्य आदतें हैं। क्या आप भी पिज्जा खाते हो? सर कभी कभी, या सर हम तो नहीं खाते। पारंपरिक विविध आहार, डाइवर्स डाइट की जगह परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और उच्च चीनी एवं वसा युक्त भोजन का उपयोग बढ़ रहा है। पोषण कार्यक्रम जो चला रही है सरकार, उसकी सीमाएं क्या हैं, ये इंपोर्टेंट है।
हो सकता है कुछ ना कुछ ये आर्टिकल पूरा गायब कर दे, लेकिन ये पॉइंट्स आपके काम में जरूर आएंगे। कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसमें ये पॉइंट लग सकते हो कि कैलोरी उपलब्धता हो तो है। योजना मुख्यतः किस पे आधारित है? कैलोरी उपलब्धता अल्प पोषण रोकने पर केंद्रित रही है। लेकिन चुनौती क्या है? भोजन आपने दे दिया, आपने 4 रोटी दे दी, चावल दे दी और सब्जी दे दी। प्रॉब्लम ये है कि आपने उनको कैलोरीज दे दी, उसमें ना प्रोटीन है अच्छे से, ना उसमें कैल्शियम है, ना उसमें अच्छे से कार्ब्स वगैरह हैं। भोजन की गुणवत्ता ही खराब है भाई। तुम चावल दे रहे हो उनको, उसमें कैलोरी ज़्यादा है, पेट भर जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता। यानी पोषण युक्त भोजन और भोजन में डिफरेंस होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि भोजन में, आपकी भोजन की थाली में एक पोषण युक्त भोजन में अंतर होता है। भोजन में क्या होना चाहिए? 2 हरी सब्जियां, एक दाल और एक अलग सब्जी, हल्की से चावल और रोटी कम सब्जी ज़्यादा होना चाहिए, उसमें सलाद होना चाहिए साथ में। आप खुद नहीं खाते होगे इतना, तो मुझे पता है, क्योंकि सभी की हालत सेम ही इस टाइम पर। सभी तो 80% लोग आ रहे हैं सामने। महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि 35% बच्चों में वयस्क के स्तर के ये लिखा है क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स करने की प्रवृत्ति देखी गई है। यानी हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जोखिम को बढ़ाता है। पोषण और परिवार की भूमिका क्या है? इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। केवल सरकारी परियोजनाएं पर्याप्त नहीं है, परिवार विशेषज्ञ माताओं को जागरूकता करनी पड़ेगी। इसके लिए कौन काम करता है? इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता है, आंगन हेल्थ डिपार्टमेंट और आपका, जस्ट अ सेकंड, एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट तो है ही, और एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है कि आंगनबाड़ी में 2 लोग काम करते हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो कि ये करती है, और जो सबसे प्रमुख काम है वो किनका है? वो आशाओं का है। आशा कार्यकर्ता है, जो आशा वर्कर होती है, उनका काम होता है माताओं की जागरूकता बढ़ाना, उनको बताना, हर महीने हर सप्ताह उनको बताना होता है शिशु एवं बाल आहार प्रथाएं, स्तनपान कब करवाना है, और पूरक पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसके लिए क्या है? आशा वर्कर काम करती है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। नीति स्तर पर आवश्यक सुधार क्या है? कैलोरी आधारित दृष्टिकोण से हमको आगे बढ़ना होगा। सिर्फ कैलोरी नहीं, उसमें प्रोटीन देखने पड़ेंगे, हमको कार्ब्स देखने पड़ेंगे। विविध एवं पोषक आहार को बढ़ावा देना, मोटापा एवं अच्छी बात है, और बात कंक्लूजन मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब इंपोर्टेंट न्यूज पे आते हैं कि भारत अमेरिका की व्यापार वार्ता 2026 में क्या कर रहे हैं? हम उसको अंतिम चरण में रूप का देने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ता अभी चल रही है, खत्म हो जाएगी बता दूंगा, खत्म हो गई है क्या। बात किससे हो रही है? अमेरिका द्वारा लगाए गए 10% बेसलाइन टैरिफ जुलाई में समाप्त होने वाले हैं। जो टैरिफ अभी चल रहे थे हम पर, वो जुलाई में समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि ड्यूरेशन होती है, एक टाइम लिमिट होती है। इसके बाद अमेरिका सेक्शन 301 के तहत नए शुल्क लगा सकता है। अभी बोल नहीं सकते, लेकिन लगा सकता है। अब ये सेक्शन 301 के अंडर वाले नए शुल्क कौन से और टैरिफ खुद क्या हो, और इनमें और अभी जो टैरिफ चला उनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सेक्शन 301 बोलता है कि अमेरिकी ट्रेड एक्ट 1974 बनाया गया था, उसमें प्रावधान है एक सेक्शन 301, वो देता है, अमेरिका को शक्ति देता है कि वो ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करे, देशों पर एक तरफा व्यापारिक कार्रवाई करने की शक्ति देता है जिन्हें वह अनुचित व्यापार व्यवहार, यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी खुद के फायदे के लिए दुनिया को निपटा दो। उसका मतलब ही यही है, वो बोले कुछ भी, को दोषी मानता है। अपनी चलाना बस, लेकिन आप बोल तो नहीं सकते कि अपनी चलाता है, आपको एक अच्छी लैंग्वेज में आपको बात करना पड़ेगा। तो वो है, इसके तहत आता क्या? अतिरिक्त शुल्क, जो अभी टैरिफ लग रहे हैं उनकी भी ज़्यादा टैरिफ लगेगा। आयात प्रतिबंध लगाएगा, व्यापारिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। याद रखना, प्रीलिम्स के लिए, फैक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 301 की जो टैरिफ हैं वो IEEPA टैरिफ से भी ज़्यादा होती हैं, और IEEPA टैरिफ कौन से? जो अभी चल रहे हैं बेस लाइन वाले, ठीक है, इनसे भी ज़्यादा कठोर और अधिक होती हैं और दीर्घकालिक होती हैं, ठीक है। तो 301 ज़्यादा कठोर आपके टैरिफ होते हैं, जो सैंक्शन लगे होते हैं ना, वो। भारत को एशियाई देशों पर बढ़त क्यों मिल सकती है? पॉइंट इसी बात निकल के आता। भारत अमेरिकी बाजार तक विशेष पहुंच की मांग कर रहा है कि हमको जो अपना मार्केट है वो अमेरिका में ओपन करना है, यानी हम चीजों को बेचेंगे अमेरिका में ज्यादा। भारत ने संकेत दिया है कि वह अपने हितों की रक्षा करते हुए समझौता करेगा, वरना नहीं करेगा। अब देखते हैं आगे होता क्या है। भारत को उम्मीद है कि अमेरिका अन्य एशियाई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर व्यापारिक शर्तें दे सकता है। अमेरिका अन्य एशियाई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर व्यापारिक शर्त दे सकते हैं, यानी अमेरिका एक अच्छी शर्त रखेगा जिसपे भारत काम कर सकता है।
अमेरिका की प्रमुख मांगे क्या है? अमेरिकी कारों के आयात की अनुमति बढ़ाए, जो अमेरिकन कार हैं उनको इंडिया में लाने की जो सैंक्शंस लगते हैं, टैरिफ लगते हैं, उनको कम करे। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम कृषि उत्पादों को अनुमति दे, जीएम फसलें, ठीक है। इस पर सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा था कि हमारे यहाँ की फसलों को खत्म कर दी अगर ये फसलें हटी, ठीक है। विदेशी आक्रामक जनजातियों में आती इन्वेजिव स्पीसीज। औद्योगिक एवं कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करे। डिजिटल सेवा क्षेत्र में बाजार पहुंच बढ़ाए। अब अमेरिका की मांगे हैं, अब देखते हैं इंडिया क्या कर पाए। भारत की प्रमुख चिंताएं क्या क्या है इस वार्ता को लेकर? कृषि क्षेत्र की सुरक्षा, वही जो जीएम फसलें हैं वही। डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा, एमएसएमई पर प्रभाव। एमएसएमई पर प्रभाव क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि हम मार्केट कैप्चर करना चाहता है अमेरिका इंडिया का, ठीक है। घरेलू उद्योगों को सस्ते अमेरिकी आयात से बचना, क्योंकि वो निर्यात बढ़ाना चाहता है अपनी ओर से। किसको? अमेरिका बोल रहा है कि हम निर्यात बढ़ाना चाहते हैं भारत में, ठीक है। यानी सामान आएगा सस्ता भारत में, तो प्रॉब्लम क्या होगी? हम अपने सामान बेच नहीं पाएंगे तो हम घाटा खा जाएंगे उल्टा, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन जो खाता है, वो हम नेगेटिव में और चले जाएंगे, और जा रहे हैं हम अभी भी। रोजगार और विनिर्माण हितों की रक्षा। सेक्शन 301, सैंक्शन और सेक्शन अलग होता है, ध्यान रखना। सेक्शन 301 जांच किन देशों पर अभी चल रही है भाई? तो भारत बात हो रही है, चाइना, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान। लगभग 60 देशों को इस जांच के दायरे में लाया गया है अमेरिका के द्वारा, याद रखना। भारत पर संभावित प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं? वही जो यहाँ पे बात होती है, चिंताएं ये है ना, प्रभाव भी यही पड़ सकते हैं, बस और कुछ नहीं है, नया नहीं है। अमेरिका चीन व्यापार संदर्भ क्या है? अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ क्या किया? संशोधित समझौता किया है। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं की बड़े पैमाने पर आयात की प्रतिबद्धता दी है। कि चीन ही बोला है कि हमको दे दो सामान, हम बेच देंगे अपने देश में। भारत इस प्रकार की व्यापक रियायतें देने को लेकर सतर्क है। बस यही था, ये आपका निष्कर्ष लिखा हुआ है। अब ये क्या? भारत ओमान सेपा है क्या? पढ़ते हैं सेपा को, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है। मैंने क्या बोला? IR इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन, इंडियन सोसाइटी, स्वास्थ्य का टॉपिक, GS2 में सोशल जस्टिस का टॉपिक, गवर्नेंस का टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक, आपका साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी। ये सब्जेक्ट्स सिर्फ इन क्लासेस के थ्रू ही आपकी कवर करवा दूंगा मैं। अगर आपने थोड़ा सा बहुत बेसिक पढ़ा हुआ किसी टीचर से, क्योंकि तो बेसिक तो इंपॉर्टेंट होता ही है, मैं कभी इस चीज़ से मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद प्रायोरिटी देता हूँ वो बेसिक्स पर देता हूँ कि बेसिक्स अगर आपके कवर हैं तो ये नोट्स आपके इनफ रहेंगे कि आप इन सब्जेक्ट्स, जो मैंने सब्जेक्ट्स के अभी नाम लिए, इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आप मेंस में टैकल कर सकोगे। मैं गारंटी देता हूँ, आप पढ़ लो अच्छे से। स्टार्टिंग के 5 क्लासेस ले लो, मैंने बोला था। ये क्लासेस मैंने ले लिया है पहले, ये सेकंड क्लास है। आगे की 3 क्लासेस और लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे यहीं से आप आंसर लिख सकते हो। यानी न्यूज़ आर्टिकल से आप पॉइंट्स को उठा के डायरेक्ट अगर आप एग्जाम की कॉपी में लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं उसका मैंने कारण बता दिया है लास्ट क्लास में भी, और इसमें भी बताता जा रहा हूँ मैं अभी। सेपा क्या है? व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, यानी सेपा। भारत ओमान संबंध में व्यापार पर बात करते हैं हम। सेपा क्या है? इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इकोनॉमी पर बात करते हैं। इसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा देना। अब ये पेशेवर क्या होते हैं? पेशेवर यानी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन। यह भारत की वेस्ट एशिया और गल्फ रीजन स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेस्ट एशिया यानी जो वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज है उनके साथ हमारे संबंधों को अच्छा बनाना और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। भारत ओमान संबंधों का महत्व क्यों है? ओमान में लगभग 7 लाख भारतीय लोग रहते हैं, भारतीय मूल के लोग। भारतीय लोग और भारतीय मूल के लोगों में डिफरेंस होता है। कैसे? जो भारत के लोग यहाँ पे पहले रहते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ की नागरिकता समाप्त करके वहाँ रहने लगे हैं, लेकिन हैं भारतीय मूल के। जैसे ऋषि सुनक, वो भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के हैं, या उनके पूर्वज हैं वो भारत के थे। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। दोनों देशों के बीच भारतीय व्यापार लगभग $21 बिलियन के आसपास का है। ओमान भारत के पश्चिमी एशिया में महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदारों में से एक है। सभी देशों के बारे में यही बात करते हैं, अच्छी बात करनी पड़ती है। अब टैरिफ उदारीकरण पर बात हो रही है हमारी और ओमान की। सेपा लागू अगर हो गया, ये जो हम अभी एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर एग्रीमेंट हमारा साइन हो गया दोनों देशों से, ओमान भारतीय उत्पादों की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर देगा। हमारी इंडिया के जो 98% जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो अभी टैरिफ लगाता है, सैंक्शन लगाता है, थोड़ा सा टैक्स लगाता है,
उसको 98% प्रोडक्ट्स वो खत्म कर देगा। अभी कितने पर खत्म किया उसने? सिर्फ अभी ये कवरेज 50.3, यानी सिर्फ 15% प्रोडक्ट्स को ही छूट है। और अगर ये लागू हो गया तो कितने को छूट मिल जाएगी? 98%। सीधा सीधा मुझको बताओ, बेसिक तो आपने पढ़ा होगा यूपीएससी के लिए, मनी मनो बता देना। कमेंट तो आप करोगे नहीं, थोड़े से आलसी टाइप के हो, ठीक है? तो मुझे ये बता देना, यदि अगर वहाँ पे सैंक्शन हटते हैं, प्रतिबंध हटते हैं और टैरिफ कम होता है, चीज़ें ज़्यादा बिकने लगेंगी, तो फ़ायदा कैसे होगा? मार्केट हमारे लिए बढ़ जाएगा, यानी चीज़ें ज़्यादा बिकने लगेंगी। वहाँ पे हम निर्यात को बढ़ावा देंगे और बढ़ावा मिलने लगेगा, भारतीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा इससे। और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा तो हम पर विदेशी मुद्रा हम पर बढ़ेगी, यानी विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी, फॉरेक्स रिजर्व हमारे बढ़ेंगे और हमारा रुपया मजबूत होगा, ठीक है? तो आपको इकोनॉमी से इसको कनेक्ट करके आना चाहिए। इकोनॉमी का अगर नॉलेज नहीं है, इकोनॉमी अच्छे से नहीं पढ़ा है और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरी इकोनॉमी मैंने फ्री पढ़ाई है 2026 के लिए, जाके देख लो, पूरा डिटेल वाइज पढ़ाई है अच्छे से, ठीक है? को जाके देख लेना अच्छे से। और मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं जल्दी ही इकोनॉमी क्लासेस, जो मैं हमेशा जनवरी से स्टार्ट करता हूँ, इस बार मैं सोच रहा हूँ जल्दी कर दूँ स्टार्ट, तो जब आप बोलोगे मैं तभी से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो इकोनॉमी क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा जल्दी ही, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। और एक तो कमेंट से नहीं, कम से कम 10-15 स्टूडेंट्स बोलेंगे तभी, लेकिन आप उनमें से एक स्टूडेंट बन जाओ तो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ मैं। अब एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। एमएसएमई को क्यों बढ़ावा मिलेगा? हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा निर्यात हो रहे हैं तो एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। विशेष लाभ किसको मिलेगा? टेक्सटाइल को, चमड़ा उद्योग को। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने क्या बोला? एआई यही कर देता है, थोड़ा सा सुधार लेना अपने नोट्स में। इंजीनियरिंग वस्तुएं, हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग। कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा, वही मत्स्य क्षेत्र को लाभ मिलेगा। यहाँ पे है ब्लू इकोनॉमी, कीवर्ड याद रखना। मरीन एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को समर्थन मिलेगा। भारत पहले से क्या करता है? कट एंड पॉलिश डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी का प्रमुख निर्यातक है। सेवा के बाद क्या होगा? खाड़ी देशों में निर्यात बढ़ेगा, ये अच्छी चीजें होंगी। सेवा क्षेत्र को लाभ होगा, पेशेवरों की आवाजाही बढ़ेगी। यानी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सेपा में इसके लिए क्या किया गया है, जो अनुबंध है उसमें, कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट यानी जो स्वतंत्र हैं, और एक जो अनुबंधित कंपनीज ले जाती है यहाँ के वर्कर्स को या यहाँ के प्रोफेशनल्स को ओमान में, उनके वीजा जो प्रक्रिया उसको सरल करेगा कौन? ओमान। निवेश अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों बात कर रहे हैं तो दोनों निवेश बढ़ाएंगे एक दूसरे के देश में, ठीक है? लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, बंदरगाह संरचना। एनपीओपी, ये इंपोर्टेंट याद रखना, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। सेपा के तहत जैविक उत्पादों को भी लाभ मिलने की संभावना है, यानी जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं और जो ऑर्गेनिक चीजें उगा रहे हैं किसान, उनको भी निर्यात के नए अवसर मिल सकते हैं। तो एनपीओपी का संचालन कौन करता है? एपीडा द्वारा किया जाता है। यह जैविक उत्पादों की प्रमाणीकरण या सर्टिफिकेशन से संबंधित है। एपीडा याद रखना, एपीडा इंपोर्टेंट है, सर्च करना आज ये एपीडा क्या क्या है, और फिल्म के पॉइंटर्स के पीओवी से, यानी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से पढ़ के आना। बाकी मैंने जो बता दिया वही चीजें हैं। अब है सुरक्षित मातृत्व गर्भधारण। आपके इंडियन सोसाइटी में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि महिलाएं आपके सिलेबस का पार्ट है। स्वास्थ्य से आपके जीएसटी में आ सकता है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। तो क्या बात की है इसमें? एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई है सामने हमारे, कि भारत में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो रेशियो था, एमएमआर था, यानी मातृ मृत्यु अनुपात था, वो 384 से हटकर 88 हो चुका है। यानी हम एमएमआर को किस पे मापते हैं? 1 लाख लेडीज या महिलाओं पर पहले कितनी मृत्यु होती थी? कितने की? 384, और अब कितनी होती है? 88। ये बिल्कुल जीरो करना लक्ष्य होता है, लेकिन एक अच्छी चीज है कि हम इसको कम कर रहे हैं, ठीक है? अब एमएमआर होता क्या है? एमएमआर होता है कि कोई लेडी प्रेगनेंसी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, या डिलीवरी के 42 डेज के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है, यानी प्रसव के बाद के 42 दिन तक, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम एमएमआर या मातृ मृत्यु अनुपात बोलते हैं, ठीक है? पहले कहते थे 384, अब 88, सिर्फ 88 मौत हो रही है। लेकिन ये भी चीज अच्छी नहीं है मृत्यु, ठीक है? मृत्यु जीरो होनी चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में
NFHS 5 में क्या बोला गया है, NFHS 5 की रिपोर्ट आई है। NFHS बहुत नाम सुनोगे, रट लेना है इनकी रिपोर्ट्स को, तो इनकी रिपोर्ट्स आपको लिखना ही पड़ता है। टॉपर्स कॉपी आप अगर आप जहाँ पे देखोगे तो आपको NFHS की रिपोर्ट देखने को मिलेगी ही। 15 से 49 वर्ष की आयु की वर्ग की 57% महिला एनीमिक पाई गई, यानी हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है उनमें। ठीक है, NFHS 4 में ये आंकड़ा कितना था, 53%। यहाँ पे स्थिति हमारी खराब हो चुकी है, याद रखना हमारी स्थिति यहाँ खराब हो चुकी है। पहले सिर्फ 53% महिला एनीमिक थी, अब NFHS की नई रिपोर्ट के अनुसार, यानी 5th रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या 57% है। अब समाधान अगर आप सुझाओगे या सुझाव दोगे तो समाधान में क्या होना चाहिए, समाधान में होना चाहिए अभी जो हम रणनीति अपनाते हैं वो अपनाते हैं कि हम गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्ट प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को ध्यान रखते हैं बहुत अच्छे से, जो सरकार ध्यान रखती है। प्रेगनेंसी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, काम करती हैं साथ साथ। प्रेगनेंसी के बाद भी कम से कम उनको वैक्सीन देना, गोलियां देना, ये चीज़ें बहुत सारी चलती हैं। लेकिन हमको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है कि हमको लाइफ साइकिल अप्रोच रखनी पड़ेगी। लाइफ साइकिल अप्रोच क्या है और जो मैंने अप्रोच बताई वो क्या है। अभी हमारा जो प्राइमरी फोकस था वो था प्रेग्नेंट लेडीज पर और पोस्ट प्रेगनेंसी, यानी उनके जो बच्चे हो गए नए, एक 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे, उनका हम ध्यान रखते हैं, उनकी माताओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट्स के नजरिए से हमारा ध्यान होना चाहिए लाइफ साइकिल अप्रोच, यानी हम बचपन से ही ध्यान रखें, यानी किशोरावस्था, जब एडल्ट होते हैं बच्चे उनका ध्यान रखें, बच्चियाँ। ठीक है, पोषण पर ध्यान दें, उनकी मासिक धर्म स्वास्थ्य, ठीक है, जो मंथली साइकिल्स है उन पर ध्यान दें। विवाह पूर्व साध्य, जो शादी से पहले भी उनका ध्यान रखें। गर्भधारण भी पूर्व, यानी प्रेगनेंसी के पहले उनका ध्यान दें, यानी पहले से अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो उनको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और उस टाइम पर हमको ध्यान देना ही है जो हम अभी रख रहे हैं। तो सिर्फ सुरक्षित मात्रा तो केवल गर्भावस्था के दौरान नहीं, बल्कि इन जो फेज हैं लाइफ के, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा महिलाओं का और बच्चियों का। अब है कैंपोनेंट आयरन, फोलिक एसिड सभी ने खाई होगी, बचपन में स्कूल में खिलाते थे, सरकारी स्कूल में जो पढ़े होंगे सबको पता हो, आयरन की गोली खिलाते थे, ठीक है, और कैल्शियम की भी। तो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महिलाओं को गर्भधारण से पहले IFA देना आवश्यक बताया गया है। 2023 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। ये स्ट्रेंज थोड़ा सा अजीब है लेकिन पूछा गया था। मेंस की लाइन लग रही है लेकिन प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था, आप कुछ नहीं बोल सकते। मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण क्या है? प्रसवोत्तर रक्तस्राव, यानी जो डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाना, संक्रमण हो जाना, उच्च रक्तचाप, अवरोधित प्रसव, असुरक्षित गर्भपात और एनीमिया, ये मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। अगर मातृ मृत्यु पर क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स में लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, कैसे भी लिखो। प्रसव पूर्व देखभाल में प्रगति हुई है, बहुत अच्छी बात है भाई। कैसे? NFHS की 5 रिपोर्ट बोलती थी कि ANC प्राप्त करने वाली, यानी प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाएं कितनी थी पहले का डेटा है नहीं, 5th में, 6 में हमारे 95.9% महिलाएं हैं जिनको अब प्रसव पूर्व देखभाल मिलती है, क्योंकि दायरा बड़ा है, योजनाएं बनी हैं और सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है। प्रथम तिमाही में पहले 70% था, अब 76 हो गया है, पहले 58 था, 65 हो गया है। यहाँ पे 2 चीजें हैं, स्टंटिंग और वास्टिंग और अंडरवेट यानी कम वजन होना। बाल पोषण से रिलेटेड फैक्ट है यहाँ पे। अब 2 चीजें हैं, बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका, स्टंटिंग क्या होता है, वास्टिंग क्या होता है। स्टंटिंग होता है उम्र के अनुसार बच्चे की लंबाई कम होना, यानी हाइट कम रह गई, और वास्टिंग होता है कि बच्चे का दुबलापन होना, यानी कुपोषित होना, पतला होना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और अदला बदली मत कर देना दोनों की, ठीक है। स्टंटिंग यानी हाइट कम रह गई और वास्टिंग यानी पतले रह गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टंटिंग NFHS 5 में 35.5% से NFHS 6 में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, जो अच्छी बात है। यहाँ पे 7.7% था, यहाँ पे 5.2% है, यहाँ पे 3.1% था, यहाँ पे 3.8। यहाँ पे प्रॉब्लम है, अंडरवेट बच्चों की संख्या बड़ी है, ठीक है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेंगे। लिखो 2027 की मेंस तक आपके पास लगभग 1 साल है, ठीक है। 1 साल में आप 50 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा।
लेकिन ये डेटा आपको याद रखना है कि स्टंटिंग कितनी बड़ी है, बस्टिंग कितनी बड़ी है, अंडरवेट कितना बड़ा है और ANC कितनी बड़ी है। डेटा बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे अभी, लेकिन जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे, आंसर्स में यूज़ करोगे इनको, तो ये आपको याद होने लगेंगे। बाल स्वास्थ्य संकेत में ये डेटा पढ़ लेना, ठीक है। याद रखना है आपको, अधुन इनिशिएटिव है, किससे संबंधित है? चिकित्सकों का प्रशिक्षण, जागरूकता, व्यावहारिक उपकरण, मास स्वास्थ्य सुधार पर कार्य कर रहे हैं। कौन? अधुन, ठीक है। तो अधुन सहयोग इनिशिएटिव किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये मुख्य चुनौतियां क्या है, चुनौतियां मैंने बताई दी, जो दिख रही हैं सामने चुनौतियां ये हैं। आगे की राह क्या होना चाहिए? आगे की राह यही होनी चाहिए जो प्रॉब्लम्स उनका हम सॉल्यूशन निकालना है। और समीकृत निष्कर्ष क्या है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब NFA की 6 की रिपोर्ट क्या बोलती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये आप थोड़ा सा क्लियरली लिख दिया उसमें, ठीक है। ये डबल होगी फ्लाइट। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून IR में ये क्वेश्चन आ सकता है, और आपके पर्सपेक्टिव को देखने के लिए अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसमें सिर्फ चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाई गई हैं। जिसका सॉल्यूशन उसका आर्टिकल में नहीं दिया था, उसका सॉल्यूशन आप खुद सर्च करके लिखना, या मुझे पता है 10 से 15 दिन के अंदर एक ऐसा आर्टिकल आएगा जिसमें आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या दिख रही है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का क्षरण हो रहा है, यानी इंटरनेशनल लॉ। सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, कोई भी किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने एक जब व्यवस्था बनाई थी 1945 के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने जब व्यवस्था बनाई थी, तो हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की थी जहां पर हम सभी देश एक एकीकृत व्यवस्था बनाए, एक रूल्स के तहत सभी देश एक साथ चले थे, ठीक है। जिससे क्या होगा, शक्तिशाली जो वंचित देश हैं, जो कमजोर देश हैं, उन पर अधिकार ना जमा सकते। लेकिन वर्तमान में सभी संस्थाएं, सभी इनिशिएटिव्स फेल होते दिखाई दे रहे हैं। अब मुख्य तर्क क्या है? लेख के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता घट रही है, क्योंकि शक्तिशाली देश नियमों के बजाय शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स, बहुत अच्छा कीवर्ड है, कीवर्ड याद रखना, शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स के आधार कार्य कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसी की भैंस, इस पर काम कर रहे हैं। UN चार्टर के मूल सिद्धांतों पर चुनौती। आपने सभी ने देखा होगा अभी कि UN कहाँ चला गया? जब अमेरिका और ईरान का युद्ध चलता है तो कहाँ चला गया? जब इजराइल और आपका गाजा वगैरह में चलते रहते हैं, ईरान पे भी हमला हुआ, अमेरिका पे भी हमला हुआ, इजराइल पे भी हमला हुआ। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं सिर्फ इजराइल ने हमला किया, उस पर हिजबुल्लाह जो ग्रुप है उसने भी किया, तो बच्चे वहां पर भी खत्म हुए, बच्चे वहां पर भी खत्म हुए, ठीक है। डेथ दोनों साइड हुई है, एक साइड देखना गलत है, दोनों साइड डेथ हुई है। अगर आप किसी देश को सपोर्ट कर रहे हो तो वो गलत है, मानवीय चीज है, तो दोनों ओर से खराब हुई है। और आपको पता होगा तो हाल ही में जो पहला शुरुआत की गई थी, तो अब अगर आप न्यूज में जाओगे पहले, कि देखो अभी का नहीं है, इजराइल और ईरान का युद्ध है, सॉरी इजराइल और जो फिलिस्तीन है उसका कई दशकों पुराना है ये मामला, ठीक है। लेकिन अगर आप हाल ही में देखोगे, अभी शांत जो चल रही थी चीजें, शांत तो कभी चली नहीं, लेकिन थोड़ा सा मान सकते एवरेज चल रही थी, उसके बीच में हिजबुल्लाह के पैराशूट से लोग उतरे थे और महिलाओं को बंदी बना लिया गया था। ये चीज इजराइल में जाके उन्होंने किया था, हिजबुल्लाह ने इजराइल में जाके, तब इजराइल ने अटैक किया फिर, और फिर युद्ध शुरू हुआ कि लास्ट 2 साल से चल ही रहा है, ये 2 साल होने वाले लगभग। अब UN चार्टर के मूल सिद्धांतों पर चुनौती है। UN चार्टर जो UN संयुक्त राष्ट्र ने बनाए हैं, वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र की संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर कोई हमला नहीं करेगा, क्षेत्रीय अखंडता रखेगा, बल प्रयोग पर प्रतिबंध है, जो सभी फेल हो गए अभी। राज्य की संप्रभुता, वेनेजुएला पर क्या हुआ अभी? क्षेत्रीय अखंडता, USA बात कर रहा है किस पर? क्षेत्रीय अखंडता ईरान पर, ठीक है। वो बात कर रहा है डेनमार्क के ये द्वीप पर, ग्रीनलैंड। बल प्रयोग कौन कर रहा है? USA कर रहा है। अब इनका सबका उल्लंघन हो रहा है। चाइना भी है इसमें आगे, वो भी बल का प्रयोग करता है ताइवान के ऊपर। अनक्लोज क्या होता है? ये समुद्री नियम है जिसमें हम मापते हैं कि इस देश की सीमा समुद्र में कहाँ तक जाती है और किन किन चीजों का ये यूज कर सकते हैं। तो जो चाइना है वो 9 डेथ लाइन का दावा करता है कि नहीं भाई, हम नहीं मानेंगे अनक्लोज वगैरह, हम तो ये सीमा मानते हैं, ये सब कुछ हमारा है। जापान, हमको मतलब नहीं है। कोरिया, हमको मतलब नहीं है, ये मानता है। कई देशों ने EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अतिक्रमण के आरोप लगाए। अब स्टेट ऑफ हार्मोज का महत्व तो देख लो अभी हाल। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ISL की चुनौतियां हैं।
कि सशस्त्र संघर्षी नागरिकों, अस्पतालों, बुनियादी ढांचे पर हमलों के आरोप भी लगे हैं कि रशिया में यूक्रेन में हमला किया, यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया, इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने इजराइल पे हमला किया। और पहले जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या बोलते हैं, ये नियम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र ने बोला था कि जब आप युद्ध करो, दो देश आपस में युद्ध करेंगे तो वो कभी भी नागरिकों पर, आम जनता पर हमला नहीं करेंगे, अस्पतालों पर हमला नहीं करेंगे और बुनियादी ढांचे पर जो आम नागरिकों के हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब ये रूल पूरी तरह से तोड़ दिए हैं देशों ने, युद्ध के नियमों के पालन पर भी गंभीर प्रश्न उठ गए। मानव अधिकार खत्म हो चुके हैं। आर्म्स कंट्रोल रिजाइम, जो पहले बोल रहे थे कि INF, ठीक है, ट्रिटी का अंत हो चुका है, यानी सब बोल रहे थे ना कि हम निशस्त्रीकरण करेंगे, यानी हथियारों को खत्म करेंगे, अब और बढ़ावा दे रहे हैं, खत्म। परमाणु अप्रसार संधि पर खतरा है, जो ईरान न्यूक्लियर डील के कमजोर होने से क्या हुआ है, जो परमाणु नियंत्रण प्रयासों को झटका लगा है, यानी परमाणु अप्रसार संधि, यानी परमाणु हथियार कोई नहीं बनाएगा अब उस पर भी प्रॉब्लम आ चुकी है। पर्यावरणीय कानून की चुनौतियां भी हैं कि कोई देश बोल रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम तो करेंगे अपना काम, और एक देश अगर ये काम करता है तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी विपरीत पड़ता है, क्योंकि ये पर्यावरण है, इकोनॉमी तो है नहीं। पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों से पीछे हटना, और पूरे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि इंपोर्टेंट टेक्स्ट थे उस आर्टिकल में, ठीक है। अब लेख का मूल उद्देश्य क्या था, यदि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जवाबदेही तंत्र और बहुपक्षवाद, बहुत अच्छे कीवर्ड लिखता हूं मैं हमेशा, इस चीज में ध्यान देना, मजबूत नहीं किए गए तो विश्व व्यवस्था रूल ऑफ लॉ से हटकर रूल ऑफ पावर की ओर बढ़ सकती है। ये आपका निष्कर्ष हो सकता है। आप, और पता है इनका यूज आप निबंध में कर सकते हो। अगर आपका डायमेंशन ढूंढ ले गए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की ओर अपने निबंध को घुमा ले गए, तो पूरा लिख देना, इसको खत्म हो जाए, मतलब आपका अच्छा कंटेंट बन जाएगा और आपके पास डेटा भी रहेगा, फैक्ट रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। अब इंपोर्टेंट न्यूज निकल के आती है सामने, जस्ट सेकेंड। हाँ, अब भारत में मतदान प्रवृत्ति क्या है और महिला सहभागिता इंपोर्टेंट है। ये 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं और 4 से 5 क्वेश्चंस का कंटेंट यहाँ से आपको मिल जाएगा। वो देखते हैं कैसे। 2024 में लोकसभा में मतदान हुए, उच्च मतदान हुआ, याद रखना। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 65.8% रहा, जो भारतीय आम चुनावों में इतिहास में दूसरा सबसे अधिक मतदान था। पहला कब था ये आप सर्च करोगे, सर्च करना, मुझे तो पता है, लेकिन आप भी थोड़ा सा इसमें शामिल होकर पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। अर्बन टर्नआउट क्राइसिस हुआ, पहली चीज अच्छी देखने को मिलेगी कि देखो जागरूकता बढ़ रही है। सेकेंड है अर्बन टर्नआउट क्राइसिस, प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और NCR के कई शहरी क्षेत्रों में मतदान केवल 55 से लेकर 60% सीमित रहा, यानी यहाँ पे मतदाता या जो मतदान है वो कम रहा, राष्ट्रीय औसत से काफी कम। मुंबई में 58, बेंगलुरु में 60, हैदराबाद में 59 और NCR में 60%, यानी 40% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। अब यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है, फर्स्ट है उच्च मतदान मिला, ये आपका एक अलग कंटेंट। सेकंड कंटेंट है कि बड़े शहरों में इसमें कमी देखने को मिल रही है, ये अलग कंटेंट है, ये आपको डेटा। तीसरा कंटेंट है कि रूरल और अर्बन टर्नआउट गैप मिला है, गैप अलग मिला है। यानी अगर आपको दिखाऊं कि पहले दोनों में गैप कितना था, दोनों में अंतर कितना था ग्रामीण और शहरी मतदान में, वो था 2009 में था 4.4%, अब है 11.6%, यानी ग्रामीण और शहरी मतदान का अंतर तेजी से बढ़ा है। और अगर आप देखोगे तो शहरों में मतदान आप कम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ है अलग कॉन्टेक्स्ट मिलता है, यहाँ पे महिला मतदान सबसे अधिक सक्रिय है ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी महिला मतदाता सबसे कम सक्रिय वर्ग बनकर उभरी है। यानी अगर आप महिलाओं की बात करोगे, अगर आप देखो पॉजिटिव पॉइंट कोई लिखना है, जैसे राजनीतिक सहभागीदारी, महिलाओं की राजनीतिक सहभागीदारी, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट आप लिख ही सकते हो मेंस में कि ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदान में वृद्धि हो रही है लगातार, जो कि महिलाओं की राजनीतिक सहभागीदारी को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर 2024 की लोकसभा में 75% तक पहुंच चुका था। पॉइंट हो गया, अच्छी भाषा हो गई, एग्जाम्पल हो गया, ये बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आपको समस्या दिखानी है तो आप दिखा सकते हो कि महिला वर्ग कम रुचि ले रही है किसमें, मतदान में, शहरी महिलाएं, ठीक है।
जो कि राजनीतिक सहभागीदारी को कम दिखाती हैं और यहाँ पे काम करने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 64% लिख दो यहाँ पे, तो आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। जहाँ जरूरत हो पॉजिटिव पॉइंट का यूज कर लेना, और अगर इसकी जरूरत पड़े तो इसका यूज कर लेना। ठीक है, दोनों पॉइंट मैंने आपको अलग दे दिए, डेटा दे दिए साथ में। महिला राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। ये मैंने क्या बोला, क्वेश्चन यही से राइट बनता है कि वर्तमान में महिला राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने राजनीतिक को बढ़ावा मिला है, लेकिन ये क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण नहीं है। आगे और कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, सुझाव दीजिए। ठीक है, सुझाव डायरेक्ट लिखेंगे ये। अर्बन SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, शहरी स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना। ठीक है, NULF नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के माध्यम से महिला आर्थिक सशक्तिकरण करना। एग्जैक्ट जो लिखा है इसी को अगर आप पॉइंट में लिख के आ जाओगे ना, मेंस में आपको एक स्टैटिक पढ़ने वाले स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वोमन ओनली पोलिंग बूथ्स, आप क्या कर सकते हो, एक सरकार कर सकती है इस काम को कि वो ऐसे बूथ का निर्माण करे जहाँ पे सब महिलाएं वोट कर सकती हैं, यानी महिलाओं के लिए स्पेसिफिक, जैसे टॉयलेट्स होती हैं, जेल होती हैं, तो एक स्पेसिफिक उनके लिए बूथ अलग बना दो कि यहाँ पे पुरुष वोटिंग नहीं करेंगे, उनके लिए महिलाओं के लिए एक अलग बूथ बना दिया गया। ठीक है, ये बना देंगे ना तो क्या होगा, महिलाएं वोट देने कम जाती हैं। उसका एक कारण है कि सिक्योरिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी वर्ड मैंने गलत यूज किया, मैंने सेफ्टी वर्ड यूज करना था। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन में लगे हैं तो वहां पर दुर्व्यवहार कॉमन चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। महिलाएं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगी, और आप में से भी बहुत सारी महिलाएं होंगी, गर्ल्स होंगी, उनको ये चीज़ पता होगा कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। तो कई सारी महिलाएं हैं वो इसीलिए नहीं जाती हैं मतदान करने, क्योंकि वहाँ पे पुरुष होते हैं परेशान, नेता होते हैं वहाँ के, जो छुटवैये बहुत अच्छा वर्ड है उनके लिए, नेता देख रहे हैं खड़े होके, कमेंट पास कर रहे हैं, तो उस वजह से भी नहीं जाते हैं। गांव में ये चीज़ कम देखने को मिलेगी, क्योंकि गांव में आप सब लोग आपस में जानते हैं। ठीक है, लेकिन शहरों में ये प्रॉब्लम बनती है। गांव में भी है, ये मैं ये बोलूँगा गांव में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम। ग्राम पंचायत मॉडल जैसे जनसंपर्क और भागीदारी मॉडल अपनाना। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट और क्या है, 7 नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस अधिनियम के लागू होने और डिलिमिटेशन के बाद महिला प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है, बिल्कुल होगी। अब लेख का मुख्य निष्कर्ष क्या है, डिलिमिटेशन का केवल सीटों के पुनर्वितरण का मुद्दा नहीं है, यह अर्बन रिप्रेजेंटेशन, वोटर टर्नआउट, वोमेन्स पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक इंक्लूजन को भी प्रभावित करेगा। डिलिमिटेशन जो हो रहा है अभी वो इसको प्रभावित करेगा। डिलिमिटेशन का व्यापक दायरा क्या होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को पुनर्निर्धारण हो, जनसंख्या आधार पर सीटों का समायोजन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संतुलन स्थापित किया जाए, शहरी ग्रामीण संतुलन पर प्रभाव, भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा ये डिलिमिटेशन जो होने वाला है। PYQ ओरिएंटेड फैक्ट है, लेकिन फिल्म्स के लिए इंपोर्टेंट क्या है, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने डिलिमिटेशन फ्रीज कर दिया था, आपको पता होना चाहिए, सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगा दी थी। 84 अमेंडमेंट ने क्या किया था, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर रखी गई थी। अगला बड़ा डिलिमिटेशन 2026 के पश्चात प्रकाशित होगा। जनसंख्या डेटा के आधार पर इस सीटों का पुनर्वितरण किया जाएगा, क्योंकि पहले जनसंख्या हम देख रहे हैं कि जनसंख्या कितनी है। ठीक है, सेंसस जारी होंगे उसके बाद होगी डिलिमिटेशन। महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है, डिलिमिटेशन क्या होता है, सेंसस बेस्ड क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन बैलेंस क्या होता है, डेमोक्रेटिक इंक्लूजन क्या होता है। चारों कीवर्ड हैं, फिल्म्स के लिए इंपोर्टेंट को हैं ही पता होना चाहिए। मेंस में इनको लिख के आना, नहीं लिख के आए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो लिख के जाओगे फिर मेरी गारंटी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो डिलिमिटेशन, सेंसस बेस्ड और रिप्रेजेंटेशन बैलेंस, न्याय संगत प्रतिनिधित्व और डेमोक्रेटिक इंक्लूजन, इतने प्यारे कीवर्ड्स कभी देखें आपने नोट्स में इनको लिखे हुए, किसी के नोट्स में, किसी कोचिंग नोट्स में नहीं देखने को मिलेंगे। अलग से कीवर्ड्स के बुक दे देंगे, अपने नोट्स में शामिल नहीं करते वो लोग। और ये कीवर्ड्स आपको बुक्स में तो मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन न्यूज़पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और न्यूज़पेपर इसमें वैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हिंदी में कबाड़ा करके रख दिया है पूरा, कुछ नहीं मिलता उसमें, सिर्फ
ये है कि दिल को समझाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये हाल है हिंदी मीडियम वाला। हिंदी मीडियम के जो न्यूज़पेपर है, जैसे दैनिक जागरण देख लो, सबसे अच्छी न्यूज़पेपर वही है, उसकी भी हालत ख़राब है। मिलता है इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में, और वो कोई पढ़ाता नहीं है अच्छे से। और अगर आपको मिल रहा है तो अच्छे से पढ़ो, बीच में छोड़ के मत चले जाना कि 2 दिन क्लास ली फिर भूल गए। कुछ नहीं होता, 3 दिन में आपको सिर्फ एक ही क्लास तो लेना है, और 2x की स्पीड में ले लिया सर, 2x की स्पीड में बोल रहा हूँ। कम से कम 45 से 50 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, और 3 दिन में आपका करंट अफेयर्स खत्म पूरा। कुछ नहीं पढ़ना, इसके बाद नोट्स पढ़ लेना, 3 क्लासेस के बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्लासेस खत्म होती हैं, आपको तीनों क्लासेस का एक साथ नोट्स मिला करेगा। फिर 3 क्लासेस हुआ करेंगे, फिर आपको नोट्स मिला करेगा। ऐसे आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। 3 दिन में करोगे तो आसानी रहती करने में। अब कुछ महत्वपूर्ण जीव थे, इंपोर्टेंट क्यों है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, पढ़ाया हुआ था, सॉरी समझाया नहीं, पढ़ाया भी था, समझाया भी था। ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा रहा है निकोबार आइलैंड पर। ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जा रहा है, उसमें पोर्ट बनाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, मैंने आपको बता दिया था। वहाँ से मैंने बताया था कि वहाँ के जो जलीय जीव वो प्रभावित होंगे, प्रवाहल व्यक्तियाँ हैं वो प्रभावित होंगी। उनका ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है 4 जगह, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप पता होने से इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। 4 जगह ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है, यानी यहाँ की प्रवाल व्यक्तियों को उठा के वहाँ पे कर दिया जाएगा, उसको याद रख लेना। वहाँ पर कुछ जीव प्रभावित होंगे, वो जीव यहाँ पे लिखे हुए थे, प्लेन्स के लिए इंपोर्टेंट थे, तो मैंने उसकी एक स्लाइड बना दी है पूरी। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने का है नहीं, फिल्म्स में जो पूछता है उसके मैंने सिर्फ पॉइंट लिख दिए हैं, बस इनको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे लेदर बैग कछुआ होता है, लेदर बैग नाम ही क्या है, लेदर जैसा बैग होगा, बैग यानी पीठ, जिस तब में देखोगे आप एक टोपी ऐसी रहती है, कुछ लगा रहता है कवच। ठीक है, एक हेलमेट जैसा पहने रहते हैं, इसमें हार्ड सेल नहीं होता है इनकी। ठीक है, जेलीफिश खाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है वो क्या है, IUCN की किस लिस्ट में आता है, वल्नरेबल में आता है। अपेंडिक्स साइट्स की में किस में आता है, फर्स्ट में। TMS की फर्स्ट एंड सेकंड में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, निकोबार मकाक और लॉइन टेल्ड मकाक पूछा गया था 2023 में। तो निकोबार मकाक अगर 2027 में पूछ ले तो सरप्राइज मत हो जाना, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, कुछ मत करना। ऐसे ही सेम 2 संस्थान है, ये भी प्रिलिम्स पॉइंट मैंने डाल दिए इसमें, उसको आप पढ़ लेना। अब इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़, आज IR की बात हो गई, IR के लिए एडिटोरियल कुछ और बच्चे हैं, उनको मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि क्लास लंबी हो जाती, क्लासेस में मैं ख़त्म कर दिया हूँ, कुछ नहीं छूटने दूंगा, मेरी गारंटी है। मैंने क्या बोला, मेंस 2026 में देख लेना, ये कंटेंट आप यूज़ करते हो 2026 के मेंस में जाके देख लेना। क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्टली हिट नहीं हुए, इनडायरेक्टली हिट होंगे, और प्रीलिम्स और मेंस 2027 में यहाँ से क्वेश्चंस आने ही हैं। ठीक है, ध्यान देना। बाकी प्रीलिम्स के लिए ज्ञान प्रैक्टिस मैगजीन ब्रह्मास्त्र, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के वहाँ से फंसते हैं, और 2026 में आए थे, 2027 में भी आएंगे, गारंटी। ठीक है, अब समाचार का सार क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी 12 से 14 जून 2026 की फ्रांस की यात्रा पर है। मुख्य कार्यक्रम क्या है, इंडिया फ्रांस बायलैटरल समिट है, G7 समिट कनाडा में करेंगे, बीवरटेक समिट फ्रांस पेरिस में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, G7 और भारत की क्या स्थिति है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, भारत पहली बार 2003 में G7 आमंत्रित देश के रूप में शामिल हुआ। 2019 के बाद लगभग हर वर्ष आमंत्रित हुआ। 2026 भारत की 13वीं भागीदारी है। भारत फ्रांस का अगर आप देखोगे, अगर आप IR पढ़ते हो, आपने IR कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे किसी टीचर से, अगर आप उसका स्टैटिक पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि हम हमेशा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, कभी 2 देशों की हम IR को पढ़ते हैं। तो ठीक है, इतिहास को देखना पड़ेगा। तो जब परमाणु परीक्षा हमने की 1974 में, पश्चिमी देशों ने हमारी आलोचना की, फ्रांस संतुलित रहा, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला। 1998 में भी अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध लगा दिया था, फ्रांस ने संवाद जारी रखा था हमसे, तो हमारे संबंध अच्छे रहे हैं फ्रांस से। ठीक है, अब डिफेंस कोऑपरेशन, रफाल फाइटर जेट पर बात होती है हमारी, निर्माता कौन है, डसॉल्ट एविएशन। विशेषता क्या है, 4.5 जनरेशन फाइटर्स, मेटियोर मिसाइल्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी, इन पर बात होती है हमारी। ये मेंस अगर फ्रांस का क्वेश्चन आ गया IR रिलेटेड, तो आपको लिखने पड़ेंगे कि डिफेंस कोऑपरेशन में हम किस किस पे काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल पे आपको इनका नाम लिखना पड़ेगा। शक्ति एक्सरसाइज चलती है हमारी, ऑपरेशन शक्ति, इन 2 देशों के बीच में सैन्य शक्ति अभ्यास है, तो वो है भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है, सैन्य शक्ति। मित्र आ गया,
क्या लिखोगे? 2024 का क्वेश्चन याद है, पूछा था भारत बांग्लादेश वाला। ठीक है, स्पेस कोऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, भारत की जो संस्था है इसरो और यहाँ की फ्रांस की जो सेंटर नेशनल स्पाशियल प्रमुख मिशन साथ में कर रहे हैं, दोनों मिलके मेगा ट्रॉपिक क्लाइमेट के लिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए, वाटर साइकिल स्टडी के लिए, और सरल सैटेलाइट विथ एर्गोस एंड अल्टिका ओशियन एल्टीमेट्री सी सरफेस हाइट मेजरमेंट के लिए। ये इसरो और फ्रांस साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर आईआर का क्वेश्चन आ गया कि फ्रांस और इनमें क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो आपको ये लिखने पड़ेंगे एग्जाम्पल में। न्यूक्लियर कोऑपरेशन में हमारा अच्छा चलता है। कैसे? जो जैतापुर या जैतपुर बोलोगे आप, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है? जैतपुर, महाराष्ट्र। विश्व का संभावित सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स EPPR का यूज किया जाएगा यहाँ पे। सहयोग EDF कर रहा है। इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, भारत, क्वेश्चन कैसे आएगा? भारत और फ्रांस में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिला है, दर्शाइए। पॉइंट लिखते जाओगे आप। डिफेंस कोऑपरेशन, यानी रणनीतिक जो साझेदार है वो किसमें है? रक्षा मामलों में। अंतरिक्ष साझेदारियाँ, परमाणु साझेदारी कोऑपरेशन, हिंद प्रशांत साझेदारी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी संस्थापक कौन है? इंडिया, फ्रांस ही तो है। COP21 में की थी पेरिस 2015 में। ठीक है। करंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी वेस्ट एशिया का क्राइसिस चल रहा है, इसमें भारत और फ्रांस एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ठीक है। BY टेक समिट क्या है? यूरोप का प्रमुख स्टार्टअप एवं टेक सम्मेलन, भारतीय स्टार्टअप की भागीदारी होगी यहाँ पे। भारत फ्रांस और संबंधों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये एक साथ लिख दी, जो आप आंसर में लिख के आओगे, और लिख के आना है। अगर आईआर से क्वेश्चन आ गया भारत फ्रांस पर दो। ठीक है। अब G7, ये प्रीलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपोर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी 50% इंपोर्टेंट है। जैसे ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट है। पूरे जो अभी तक हमने पढ़ा वो मेंस के लिए इंपोर्टेंट था। बाकी जो मैंने आपको दो स्लाइड्स दी, ये प्रीलिम्स के लिए इंपोर्टेंट थी। बाकी मैंने क्या बोला, 70-80% में मेंस पर फोकस रखता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको ब्रह्मास्त्र सौंप दिया है पहले ही, ज्ञान प्रैक्टिस मैगजीन। ज्ञान प्रैक्टिस मैगजीन के बारे में नहीं पता है तो टेलीग्राम पे जाओ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पढ़ो ज्ञान प्रैक्टिस मैगजीन क्या है और उसको यूज़ करो। जो आप पढ़ रहे हो ना करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए भटकते रहते हो, आपका कुछ नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ लो और थोड़े से में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। सबूत मैंने आपको दे दिया, प्रूफ मैंने आपको दे दिया, 2026 में क्वेश्चन आए हैं वहाँ से डायरेक्ट। इंडिया एट G7 फ्रॉम गेस्ट टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। G7 क्या है पहले पढ़ते। समाचार का सार क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। लेख का मुख्य तर्क यह है कि भारत अब केवल गेस्ट कंट्री नहीं बल्कि G7 के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता जा रहा है। G7 है क्या? G7 है इन देशों का एक समूह। यूनाइटेड स्टेट्स पता होना चाहिए आपको, सदस्य याद होने चाहिए, क्योंकि पूछता है। 2025 में पूछा, 2018 में पूछा, 2026 के पेपर में पूछा। सदस्य पूछता है वो, किसी भी नाटो के सदस्य पूछ लिए उसने, G20 के पूछ लिए उसने पहले ही, G7 पूछ सकता है। तो US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, साथ के साथ नाम पता होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपोर्टेंट क्या है? 1975 में G6 के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। 1976 में इसमें कनाडा जुड़ गया था। 1998 से 2014 से रशिया इसका भाग रहा है, लेकिन जैसे ही रशिया और यूक्रेन में थोड़ा सा आपसी संबंध बिगड़े, तो इन सभी देशों ने, पश्चिमी देशों ने मिलकर इनको बाहर कर दिया। किसको? रशिया को। 2014 में क्रीमिया मुद्दे के बाद रशिया को निलंबित कर दिया गया था। अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? एक टाइम पर वैश्विक GDP का 2/3 G7 के पास था। अब क्यों नहीं है? क्योंकि रशिया इससे बाहर हो गया, लेकिन वर्तमान में भी लगभग 40% वैश्विक GDP का हिस्सा है वो G7 कंट्रीज के पास पे है। और फिर भी महत्व क्यों है, इसके बाद भी महत्व क्यों है? क्योंकि इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें फ्रांस भी हिस्सा है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, UK है, US है। फाइनेंस अमेरिका, इनोवेशन फ्रांस जर्मनी, AI फ्रांस जर्मनी, साइबर सिक्योरिटी UK, डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रांस अमेरिका। महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सभी गैंगस्टर टाइप आदमी। भारत और G7 कैसे? पहली बार 2003 में भारत को आमंत्रण आया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे हमारे साइड से।
2019 के बाद लगभग हर वर्ष भारत को निमंत्रण मिलता है, हम जाते हैं, लेकिन याद रखना भारत G7 का सदस्य नहीं है, हम सिर्फ शामिल होने जाते हैं, केवल आमंत्रित आउटरीच पार्टनर की तरफ से जाते हैं। अब भारत G7 का जो संबंध है, भारत का और G7 कंट्रीज का संबंध, वो क्यों इंपोर्टेंट है? ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्लोबल साउथ। आपको पता होगा, ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी बेसिक, ये पृथ्वी है, इसको यहाँ पे इक्वेटर जैसे इसको काटती है यहाँ पे, तो नीचे का साउथ, ऊपर का नॉर्थ। लेकिन जियोपॉलिटिकल भाषा में ग्लोबल साउथ उन कंट्रीज को बोलते हैं जो कि जो विकसित नहीं है, या तो विकासशील है, या अल्प विकसित हैं, या अविकसित हैं। जैसे कि भारत है, विकासशील है, चाइना है, पूरी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो आपका वेस्ट एशिया है, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, सभी, ठीक है। तो सभी को बोलते हैं क्या? ग्लोबल साउथ। और इंडिया इन सभी का लीडर है अभी, ठीक है, क्योंकि चाइना को सब जानते हैं प्रॉब्लम क्या है इसके साथ। तो ग्लोबल साउथ की आवाज बनता है वो है भारत। इस टाइम पर G20 में भी बोला था कि भारत ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने को रेडी है, और हम करेंगे भी। तो ग्लोबल साउथ की आवाज है बहुत बड़ा भारत। G20 की अध्यक्षता के बाद प्रभाव पड़ा है हमारा। उदाहरण के लिए क्या, अफ्रीकन यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाने में हमने प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने? भारत ने। विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था किसकी है? भारत की, अभी तक की। टेक्नोलॉजी पावर क्या है? भारत टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI। किसी दिन इसको पढ़ाऊंगा मैं इसी करंट अफेयर्स की क्लास में। UPI, आधार, AI क्षमता, स्पेस सेक्टर्स, ठीक है। अब इंडो मेडिटेरियन कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको IMEC बोलते हैं। IMEC यानी एक रास्ता जाता है वो, तो वो कैसे जाता है? ये रास्ता कैसे हो जाता है कि भारत से अगर आपको जाना है तो क्या, इंडियन ओशियन, मेडिटेरियन सी और यूरोप को जोड़ती है ये एक कॉरिडोर। इसमें भारत शामिल है, अरब क्षेत्र, खाड़ी देश, भूमध्य सागर क्षेत्र, यूरोप, ठीक है। इसका महत्व तो क्या है? IMEC बहुत इंपॉर्टेंट है। IMEC से शायद क्वेश्चन आया भी है, एग्जैक्ट में याद नहीं। INST से तो आया था लास्ट 2025 में, ठीक है। IMEC एक बार देख लेना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, IMEC को भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। 2 से 3 क्लासेस के बाद मैं IMEC को पढ़ा दूंगा अच्छे से। IMEC है क्या, IR के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैपिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। IMEC में कौन कौन भाग हैं? G20 जो हुआ था न्यू दिल्ली में समिट 2023 में, तब इसको लॉन्च किया गया। इसमें भागीदार हैं इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, USA, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है। उद्देश्य क्या है? रेल संपर्क बनाएंगे, बंदरगाह संपर्क बनाएंगे, पोर्ट्स को जोड़ेंगे आपस में। यानी इसमें कर क्या रहे हैं हम, ये जो देश शामिल हैं उनके पोर्ट्स को हम जोड़ेंगे, रेलवे को जोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ऊर्जा कॉरिडोर, ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है और लास्ट न्यूज आज की, वो है भारत के औद्योगिक विकास की चुनौतियां और अवसर। बहुत इंपोर्टेंट है तभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, फालतू में पढ़ाता है। प्रॉब्लम क्या है? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ सकता है, औद्योगिकरण में आ सकता है, GS2 में आएगा, मे भी कनेक्ट करके IR से पूछ सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं पूछेगा। GS3 में इकोनॉमी में पूछ सकता है, साइंस एंड टेक में पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना, इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्शन है ये, और ज्योग्राफी। प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो क्यों नहीं बढ़ पाया, चाइना हमसे आगे कैसे निकल गया? तो वो है फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी। क्या है? नई तकनीकों, उत्पादों, प्रक्रियाओं के विकास से तो निवेश, हम निवेश ही नहीं करते इतना, क्योंकि लाडली बहना योजना में हमको पैसा खर्च करना होता है, इसलिए हम इस पे पैसा खर्च नहीं करते। भारत की स्थिति क्या है? ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D कितना करते हैं हम? 0.64% करते हैं हम GDP का हाल के वर्षों में, और चाइना कितना करता है? 2.4% GDP का। यानी अगर 100 रुपये मान के चलो कि हमारी 100 रुपये की GDP है, तो उसमें से हम सिर्फ 64 पैसे ही खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, और चाइना खर्च करता है लगभग 2.5 रुपये। साउथ कोरिया कर सकता है लगभग 4% करता है। अब समझ जाओ कैसे इंडस्ट्रियल एरिया आपका बढ़ेगा, कैसे आप टेक्नोलॉजी लाओगे। और विदाउट टेक्नोलॉजी इस टाइम पर जब आप AI इनोवेशंस को देख रहे हो इस दुनिया में, आप कैसे ग्रो करोगे अपने इंडस्ट्रियल एरियाज को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे करोगे?
जापान मॉडल को, अगर आप जापान मॉडल को देखोगे तो जापान ने दशकों तक दीर्घकालिक औद्योगिक रणनीति अपनाई है। उसने अल्पकालिक लाभ नहीं लिया, तुरंत बनाओ और तुरंत लाभ ले लो। उसने एक फेज बनाया, पूरा एक अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि मैं लंबे समय तक इसका फायदा उठा सकूं। ऐसा एरिया नहीं बनाया कि एकदम से IT सेक्टर बनाया और फायदा लेने लगे। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई उसने, किसने? जापान ने। उसको जापान मॉडल बोलते हैं। मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जापान के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण संस्था है जिसने यहाँ पे भूमिका निभाई। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ताइवान को उदाहरण देते हो, क्यों महत्वपूर्ण है? ताइवान छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसने, भले उसके पास है, उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, उसमें चिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सेमीकंडक्टर चिप है वहाँ पे होती है, लेकिन उसने हब्स तो बनाया। AI, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंप्यूटिंग। भारत का इनिशिएटिव, भारत इसमें कर क्या रहा है? ऐसा नहीं भारत में कमियां है, भारत कुछ कर भी रहा है, लेकिन इतना है नहीं जितना करना चाहिए, उतना नहीं कर रहा है। जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ISM, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। किसी दिन में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आपको पढ़ाऊंगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आर्टिकल आ गया पूरा छाप देंगे हम, ठीक है, अच्छे से। भारतीय उद्योग की 5 प्रमुख समस्याएं क्या है? ये तो है हमारा इनिशिएटिव जो सरकार नहीं कर पा रही है। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लगातार जो लास्ट 15 साल में उसमें हमारी हालत ही खराब हुई। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस आया 2008 में, 2008 और 9 की मंदी। अभी तो मतलब आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा, सर्च कर लेने के बाद 2008-9 में बहुत बड़ी मंदी आई थी। यूरोजोन क्राइसिस हुआ था, कोविड-19 आया, रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ, एनर्जी शॉक हुआ। एनर्जी शॉक यानी अभी ओमान वगैरह, US के टैरिफ लग गए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। पैसा, रुपया गिरता जा रहा है हमारा, तो प्रॉब्लम और बढ़ रही है। फैमिली बिजनेस सिंड्रोम, सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज होती है, जो उद्योग होते हैं, उनमें फैमिली चलती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चलता है इनका। और होता क्या है, जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है तो तीसरी पीढ़ी संपत्ति बचाने पर अधिक ध्यान देती है। जैसे क्या करते हैं, इनोवेशन कम करते हैं, रिस्क कम लेते हैं। वो बोलते हैं जब बना बनाया है, हम हजारों करोड़ों रुपए बना रहे हैं, छाप रहे हैं अच्छे से, तो क्यों हम रिस्क लें? और जब तक आप रिस्क नहीं लेते हो, तब तक आप इनोवेशन नहीं करते हो, तब तक आप अपने जो आपका इंडस्ट्री है वो कभी ग्रो नहीं करता है। किसी भी चीज में आपने रिस्क लिया, UPSC करने का रिस्की है, 0 कुछ % लोग बनते हैं। अब आप IAS बन सकते हो, फेल भी हो सकते हो, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। लेकिन IAS आप तभी बने जब आपने रिस्क लिया। जिसका एक नजरिया देखो तो IAS आप तभी बने जब आपने रिस्क लिया, यानी किसी भी फील्ड में आपको रिस्क लेना पड़ेगा पहले। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, उद्योग की बजाय वित्तीय बाजारों से अधिक रिटर्न मिलता है, जिससे क्या करते हैं लोग, इंडस्ट्रीज पर कम इन्वेस्टमेंट करते हैं और किस पे करते हैं? वित्तीय बाजार यानी स्टॉक मार्केट पर ज़्यादा खर्च करते हैं लोग, जिससे क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग पर निवेश घटता है। फोर्थ, कंज्यूमर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपेंडेंस है। भारत क्या करता है? विदेशी तकनीक का उपभोक्ता अधिक है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी निर्माता कम है। कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, कुछ दूसरों से खरीदते हैं तो पैसा खर्च ज़्यादा हो जाता है। जोखिम है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है, दूसरे की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर दूसरे की टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ही होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। जैसे मान लो जैसे हमारा जो एजेंसी, रॉ एजेंसी है, कंप्यूटर का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसमें गूगल ओपन है, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कुछ ऐप्स के थ्रू अगर USA हमारी निगरानी कर रहा हो इन लैपटॉप्स की, इंपोर्टेंट डेटा हमारा लीक कर रहा हो रॉ का, तो हम क्या कर सकते हैं? तो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी खुद की नहीं, तो सिक्योरिटी रेट्स बहुत ज़्यादा है। फिफ्थ है शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनियां ध्यान देती हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, 3 महीने में हमको रिजल्ट चाहिए, शेयर प्राइजेस, इमीडिएटली प्रॉफिट्स, वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है कि ना रिसर्च पर ध्यान देती, ना इनोवेशन, ना फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज पर। अब भारत के पास 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे, जैसे हर देश के पास ऑप्शन होते हैं, भारत के पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे बात कर लें, या सेकंड बात कर लें हम, सेकंड विकल्प ऑप्शन पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक, जो जापान ने किया। जापान ने जो हब बनाया इंडस्ट्रीज का, जो चाइना ने बनाया, उसने बनाया लॉन्ग टर्म के लिए, कि जो फायदा होगा वो लॉन्ग टर्म का होगा। आज 5 साल नहीं देखेगा, लेकिन 5 साल जब वो अपना परिणाम देना स्टार्ट करेगा, रिजल्ट आने शुरू होंगे, ये 50 से 100 साल हमको रिजल्ट देगा अच्छे वे में, ठीक है। अब वर्तमान वैश्विक अवसर क्या है? चाइना +1 स्ट्रेटजी, कंपनियां चाइना से उत्पादन विविधीकरण कर रही हैं।
भारत के लिए अवसर है कि चाइना पे जो कंट्रीज डिपेंडेंट हैं मजबूरी में, क्योंकि है ही नहीं कोई, तो भारत के पास अवसर है कि वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा ले, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना स्टार्ट कर दे, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन करे। यानी जो मार्केट चाइना बन चुका है अभी, उस मार्केट को यहाँ खींचने की पावर इंडिया में है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस कंट्रीज से अच्छे हैं किसमें, चाइना की तुलना में। ये रियल फैक्ट है, ऐसा नहीं कि अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए बोल रहा हूँ, गलत को मैं गलत ही बोलता हूँ, आपने देख लिया होगा इसी क्लास में। ठीक है, एआई रिवोल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस सर्विसेज सभी क्षेत्रों को बदल रही है, तो इस पे काम करना जरूरी है। और सेमीकंडक्टर जियोपॉलिटिक्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए चाइना की टेक्नोलॉजी वॉर चलता है। चिप सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी हम पर ताइवान से संबंध हमारे अच्छे होने चाहिए। और ठीक है, तो ये रही आज की क्लास और ये रहा आपके आज का नोट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 14, आज 14 तारीख है, 15 को नहीं होगी, 16 को नहीं होगी, 17 तारीख को आपकी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, नोट्स कैसे मिलेगा? नोट्स आपकी जैसी तीसरी क्लास होगी 17 तारीख को सुबह 9 बजे, वैसे आपको 9 बजे या 10 बजे आपको क्लास नोट्स की लिंक आपको दे देंगे, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर जाना, ऐसा नहीं कि लास्ट क्लास में कमेंट कर दिया तो इसमें नहीं करोगे। कितना वैल्यूएबल कंटेंट आपको लगा तभी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, वरना 20-30 बच्चे देखेंगे और 1-2 बच्चे ही कमेंट नहीं करेंगे तो मैं इसको आगे जारी नहीं रख पाऊंगा। क्यों करूंगा फिर, मैं किसके लिए करूंगा? जब आप ही उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो किसके लिए करूंगा? इसलिए अपना कमेंट करके जरूर आना। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो मन में पूछ लेना, बेझिझक होगे। अपने मन में कोई क्वेश्चन हो इस कंटेंट से रिलेटेड, कोई अदर चीज, यूपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस, कुछ भी चीज को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक अच्छी क्लास में नेक्स्ट क्लास में।